गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello, welcoming you all on today's online session for Accountancy, Channel 11, Chapter number 6, that is Subsidiary Books. Subsidiary books, when the number of transactions, same type of transactions are so many, जब same type के transactions के बहुत सारे होते हैं, in that particular cases, businessman used to prepare the subsidiary books. जहाँ पे आप सेम टाइप के ट्रांजेक्शन एक साथ में आप लिस्टिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट ये है कि आपको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होती है इमीडिएटली आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जर्नल में क्या है, आपने जर्नल में एंट्री पास करने के बाद कि आपको सपोज परचेज ढूंढना है कि आपने पूरे साल में कितनी बार क्रेडिट में परचेस किया या कैश में परचेस किया, तो आपको हर एंट्री 1 बाय 1 आपको यहाँ पे जाना गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होता है। जैसे एक्टिविटी होती है, जैसे ट्रांजेक्शन होता है, उसकी एंट्री स्पॉट पास में पे की जाती है। तो एक सिंगल अकाउंट ढूंढना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके बहुत ज्यादा होते हैं सेम टाइप वाले, तो आप उसके अलग से बुक बनाना, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स हियर। ओके, सो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स जो टेक्स्ट बुक में मेंशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, उसको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। पहला सब्सिडरी बुक है दैट इज कॉल्ड परचेस बुक। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड द परचेस बुक। सेकंड इज माय सेल्स बुक। थर्ड इज माय परचेस रिटर्न बुक। फोर्थ इज माय सेल्स रिटर्न बुक। ओके, फिफ्थ इज माय कैश बुक। सिक्स्थ इज माय पेटी कैश बुक। ओके, सेवेंथ इज माय बिल रिसीवेबल बुक। एट्थ इज माय बिल्स पेएबल बुक एंड नाइन्थ इज माय जर्नल प्रॉपर। इसी चीज को आपको अलग तरीके से बताया गया टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि इन द कंटेनिंग वीडियोस यू विल लिसन इट। ओके, सो हमको इस चैप्टर में बेसिकली सीखना है परचेस बुक के बारे में, सेल्स बुक के बारे में, परचेस रिटर्न बुक के बारे में और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो ट्रांजैक्शंस हम कौन से लिखेंगे सब्सिडरी बुक्स के अंदर? ट्रांजैक्शंस recorded in subsidiary books. Okay, only credit transactions, only credit transactions, that also relating with the goods, that also relating with the goods. Okay, so goods का ही होना चाहिए, assets का नहीं होना चाहिए। अब गुड्स और एसेट में डिफरेंस किया, अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं जिस चीज में, दैट इज कॉल्ड द गुड्स। अगर उसी गुड्स, सपोज कि मेरा गुड्स ही मेरा फर्नीचर है, टेबल चेयर सोफा, ये मेरा गुड्स है, तो वो एसेट्स नहीं है, वो मेरे लिए गुड्स है। जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता होगा दैट इज कॉल्ड एज द गुड्स। ओके, मैं बेचता हूं गुड्स। ओके, लगाया मैंने अपने शॉप में फर्नीचर, तो फर्नीचर इज माय एसेट, लेकिन मैं बेचता ही फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरा गुड्स है। होप यू आर गेटिंग करेक्ट। सो गुड्स एसेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना ट्रेड डिस्काउंट। ओके,
कैश डिस्काउंट दिया है, कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? बिकॉज तब तो हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखने पड़ेगा, तब कैश क्या कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, पार्ट पेमेंट is made या रिसीव, सेल्स के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, देन कंसिडर इट एज फुल्ली क्रेडिट। ध्यान रहे जरा सा, अगर मैंने आधा अधूरा पेमेंट किया, 50% पेमेंट किया, 60% पेमेंट किया, 70% पेमेंट किया है या पेमेंट मिला है, इन दैट केस आपको समझ लेना है, ऐसा मान लेना है कि आपने पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं किया, मिला ही नहीं है। मानो जितना पैसा मिला है वो दिखेगा कैश बुक के अंदर, यहाँ पे परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक में नहीं दिखेगा। हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे है, हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे ही है। ओके, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि 1 रुपया आपको मिला नहीं है, 1 रुपया आपको मिले नहीं है। That only got to consider over here. Okay, तो consider it as fully credit। ये फुल पेमेंट हो चुका है, अगर फुल पेमेंट हो चुका है तो उसको आपको लिखना ही नहीं है वैसे भी। अगर फुल पेमेंट हो चुका है उसको तो आपको वैसे भी नहीं लिखना है। आई होप सो आर गेटिंग मी। सर मैं आपको आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ और कैसे क्या करना होता है। ओके, सो विद दिस इफेक्ट्स क्या लिखना है? जो क्रेडिट में परचेस करते हैं, सेल करते हैं गुड्स, वो लिखना है। गुड्स कैसे पता चले? तो मैं आपको पता है ऑलरेडी, गुड्स किसको बोल सकते हैं? जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता हो उसको हम लोग गुड्स यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, एसेट्स क्या होगा तो लिखेंगे नहीं, जिसमें ट्रेडिंग करूंगा वो लिखूंगा। टेबल चेयर सोफा में ट्रेडिंग करता हूँ, टेबल चेयर सोफा बिकम माय गुड्स नॉट द एसेट्स। ओके, सो जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मुझे गुड्स यहाँ पे आता है। ट्रेड डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस में यहाँ पे करना, कैश डिस्काउंट कुछ करना ही नहीं है। पार्ट पेमेंट आधा अधूरा पेमेंट होता है, अगर बाय चांस तो ऐसा मानो कि पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्रेडिट ही है। ठीक है, वो जितना पेमेंट हो चुका है, जितना पेमेंट मिल चुका है, उसको हम मानेंगे कि वो कैश बुक में उसकी एंट्री दिख रही होगी। उसकी दूसरी बुक बंद जिसमें होता है ना सब्सिडी बुक्स में, 9 टाइप के बुक्स के मैं नाम पहले आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, तो ऐसा मान के हम चलेंगे कि उसकी एंट्री सब्सिडी बुक्स कैश बुक के अंदर हो चुकी होगी, या उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे, वो कंसिडर करके मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे पेमेंट अगर फुल्ली आपका हो चुका है तो फुल पेमेंट के टाइम पे तो आपको वैसे भी कुछ लिखना है नहीं। ओके, और जिस चीज की आप एंट्री पास यहाँ पे नहीं करते हो, जो चीज की आप एंट्री बाईपास यहाँ पे नहीं करते हो, इन दैट पर्टिकुलर केसेस, उस सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ठीक है, उन सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ओके, अब आता हूं मैं बेसिकली परचेज बुक के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट बुक इज कॉल्ड एज द परचेज बुक। जितना भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, जितने भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, वो एकदम परचेस बुक के अंदर क्रेडिट में गुड्स परचेस किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक, दो अलग अलग स्प्लिटिंग किया हुआ है। एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक। ओके, इन कॉलमनर परचेस बुक और से वापस से दो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे किए गए हैं। एक कॉलमनर विद गुड्स, मतलब अलग अलग गुड्स में ट्रेडिंग करते हो, एक कॉलमनर ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, एक कॉलमनर विद गुड्स, एक कॉलमनर विद एक्सपेंसेस। मैं आपको सिंपल से फॉर्मेट बता रहा हूँ, सिंपल परचेस बुक का फॉर्म बता रहा हूँ। इन द कंटिन्यूइंग वीडियोस आपको कॉलमनर के कॉलम्स पता चल ही जाएंगे, सिंपल के भी कॉलम्स को पता चल ही जाएंगे। स्टिल आई एम शोइंग यू इन द बोर्ड की लिखना किस तरीके से है। ओके, सपोज परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, डेट फर्स्ट कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर, जो गुड्स दे रहा है उसका नाम। ठीक है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, मतलब बिल नंबर, खरीदूंगा तो बिल नंबर होगा, वो लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, LF
लेडजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीज। ट्रांजेक्शन सारे खत्म हो जाए फिर आपको कर देना है टोटल। यहां पर डबल, ओके, पूरा कंप्लीट कर देना विद बॉक्स। ईयर फॉर्मेट, जो भी ईयर दो यहाँ पे लिख लो, सपोज टू 15 जून बाय फर्स्ट। जिसकी इसकी इफेक्ट आएगी, आपको लगता है ये है, जिसकी इफेक्ट आएगी उसका नाम, पार्टी के नाम लिखना, पीछे लिख देना आपको अकाउंट, वो लिखा, ओके। जिसकी नहीं आएगी नीचे नोट मार देंगे, जिसकी नहीं आएगी नोट मार देंगे। सपोज डेट 5 ही नहीं आएगी तो लिखनी है डेट 5। भाई क्यों नहीं आ रही? भाई जैसे कैश ट्रांजेक्शन होगा तो उसका रीजन, आप उसके एंट्री ऊपर बाईपास क्यों नहीं कर रहे हो, उसके रीजन तो आपको पता ही होंगे। तो वो रीजन आपको डेट के साथ आपको नीचे आकर लिख देनी है। ये था मेरा सिंपल परचेस बुक, ठीक है। अगर कॉलम ना होता, अगर कॉलम ना होता, सपोज मैं ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, टेबल, चेयर, सोफा के अंदर, देन टोटल रुपीज। कॉलम भाई मैं ट्रेडिंग करता हूं टेबल, चेयर एंड सोफा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरे गुड्स क्या हो गए? टेबल, चेयर एंड सोफा। मेरे गुड्स क्या हो गए? टेबल, चेयर एंड सोफा हो गए। तो मुझे यहाँ पे उसके बेस पे आगे करना है। क्लियर? ओके। तो जो गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो उसके इंडिविजुअल कॉलम पे मिल जाएंगे। आपको इंडिविजुअल ट्रेड डिस्काउंट भी हर एक में से आपको अलग अलग माइनस करना है। इंडिविजुअली ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है। एक और बात, जब गुड्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला की बात करता हूं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं उसको लिखना नहीं है, बिकॉज एक्सपेंस में से इन टर्म्स ऑफ कैश पे करते हैं, तो उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्सपेंस कॉलम, परचेस विद एक्सपेंस। ये जो आपको बता रहा हूं यही फॉर्मेट रहेगा परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस एंड सेल के अंदर, ठीक है। तो आपको परचेस बुक का कॉलम बना देता हूं, ठीक है। आप उसके बाद सबके कॉलम सेम ही बनेंगे, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होगा, दैट इज दिस वन। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, ओके। सो अगर एक्सपेंस वाला है तो पहले गुड्स का कॉलम बनेगा, नेट गुड्स यू कैन से, फिर इसका माइनस करने के बाद गुड्स का कॉलम बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, सपोज रेलवे फेयर, इसका लेबर है तो भाई लेबर। उसके बाद आपको जीएसटी वाला भी अवेलेबल है इसमें। तो एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। फिर आएगा आपका टोटल। अब इसके अंदर तो आपका दो पार्ट है, एक सीजीएसटी, एक आईजीएसटी, ठीक है। कॉलम तो आपको स्पेसिफिकली अभी पता चल जाएंगे जब अपने सम्स करेंगे, तो मैंने उसके ऊपर कॉलम बताया है कहां पे क्या लिखना है, ठीक है। एक सीजीएसटी, एचजीएसटी, सॉरी यहाँ पे एचजीएसटी, यहाँ पे आएगा आईजीएसटी, इंट्रा, ठीक है। ये तो इंटर, ओके, ये इंटर और ये इंट्रा, दोनों की इंटर, ये इंट्रा स्टेट, ओके, देखने के बाद। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे आप एक्सपेंस कॉलम बनाने हैं। तो ये था मेरा परचेस बुक, ओके, परचेस बुक के कॉलम। अगर होता सेल्स बुक, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है, यहां पे आता सिर्फ आउटवर्ड इनवॉइस, सभी के अंदर, सिंपल के अंदर भी, कॉलम ना विद गुड्स के अंदर भी और कॉलम ना विद एक्सपेंसेस के अंदर भी, ठीक है। सेल्स बुक में ही होता, ठीक है। अगर होता परचेस रिटर्न बुक, अगर तो परचेस रिटर्न बुक, तो यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, ठीक है। अगर होता सेल्स रिटर्न बुक, अगर होता सेल्स रिटर्न बुक, तो
तो यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट नंबर, बाकी सब कुछ सेम टू सेम कॉलम की बात की जाए तो, ठीक है। सो अगेन आई लाइक टू से अबाउट रिविजन वंस अगेन यू कैन से सब्सिडरी बुक्स वो ट्रांजेक्शंस जहां पे रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस अगर बार बार होते हैं, सेम टाइप के ट्रांजेक्शंस अगर बार बार होते हैं इन दैट पर्टिकुलर केसेस, उसको मैं अलग से बुक में लिख के रखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज बाय सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो कौन से लिखने होते हैं? जो भी हमने परचेस सेलिंग रिटर्न्स किए होते हैं क्रेडिट में, उधार पे अगर आपने काम किया है तो उसको आपको बुक्स में लिखना होता है, उधार पे काम किया है तो आप उसको बुक्स में आपको लिखना है, ठीक है। और एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है, एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस करना है, दिया है तो क्या डिस्काउंट करना ही नहीं है। फुल पेमेंट हो चुका है तो लिखना नहीं है, नोट के हिसाब से नीचे आपको लिख देना है फुल पेमेंट हो चुका है तो। पार्ट पेमेंट हुआ है, ध्यान यहाँ पे रखना, तो पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको देखना है, ओके। पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको लिखा हुआ होगा कि पार्ट पेमेंट हुआ है। ऐसा मानो कि पेमेंट हुआ ही नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लो उसको पूरा का पूरा उधार है, आप ऐसे मान के आप चल सकते हो। तो पार्ट पेमेंट के टाइम पे ध्यान रखिएगा, फुल पेमेंट तो लिखना ही नहीं है, पार्ट पेमेंट है, मानना है पूरा का पूरा उधार है, पेमेंट हो नहीं चुका है, पूरा का पूरा उधार है, पूरा ही बाकी ऐसा मान के चलो। तो सर जो पेमेंट हो चुका उसका, वो जो पेमेंट हो चुका वो कैश बुक में दिखेगा, चल ऐसे बुलाते हैं कैश बुक, वो भी सबसे का पार्ट है, इन चैप्टर अलग है, दैट्स कॉल्ड एज कैश बुक, ओके। सो वो उस बुक में दिखेगा इतना पेमेंट हो चुका है, इतना पेमेंट करना बाकी है। हम लोग इस बुक में ऐसा मान के लिखेंगे कि भाई पेमेंट करना ही बाकी है, ओके। सो विद दिस नोट, ओके, आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया हो कौन सी एंट्रीज कहां पे पास यहाँ पे करनी है, कौन सी एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री करनी नहीं है। चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, क्लियर कंडीशन रख दिए गए हैं, ये फॉलो करोगे आपके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे अवेलेबल है, हो जाएगा सॉल्व आप पे करना। सो आई होप दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सम्स, कैसे मुझे सॉल्व यहाँ पे करना है। बिकॉज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सब सेम ही है, ओके। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के बारे में ही लिखा हुआ होना चाहिए इसके अंदर, और कुछ होना नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपको सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। ये चैप्टर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू लर्न, नॉट ओनली फॉर 11th स्टैंडर्ड बट फॉर अकाउंट्स कैरियर इवन, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं आज के टाइम पे, दिस ऑल आर माई बेसिस, ताकि हम एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं फ्यूचर में जाके, सो दैट वी कैन कम टू नो कि कौन सी एंट्रीज पास होती है, कौन सी एंट्री पास यहाँ पे नहीं होती है, कैसे मुझे एंट्री पास यहाँ पे करनी है, कैसे यहाँ पे नहीं करनी। Then only we can easily pass the entries. ट्रांजेक्शंस यहाँ पे जो भी दिए हैं उसको बड़े प्यार से पहले पढ़ लेना, सारे के सारे लगे तो एक बार पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ही देन गो फॉर द सम एंड प्लीज प्रिपेयर द कॉलम विद पेंसिल इटसेल्फ, ओके। और डबल लाइन करना आपको हर एक के नीचे, ठीक है। मैंने नहीं किया बोर्ड पे, लेकिन आपको डबल लाइन, आपको ऑलरेडी पता डबल लाइन यहाँ पे करना है, तो आपको हर अमाउंट के नीचे जितने भी आपको डबल लाइन अवेलेबल है हो जाने चाहिए, ओके। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, वी आर वेरी मच हैप्पी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू once again. If you feel you have any doubt, difficulty, give me a call between 5 to 6 p.m. and then forward the homeworks between 6 to 7 p.m. Thanks again. Hello everyone. Chapter number 6 of accountancy subsidiary books. As I already told you in the video itself, when the number of transactions, means similar transactions, are so many, at that time the businessman used to prepare the subsidiary books so that he or she can write the common transactions at one particular place. If you are passing journal entries, then the businessman has to search the number of purchases made during the month. If it is suppose 500 times he used to purchase, then he has to go through each and every transactions entries if he is passing via journal entries. In that case, he has prepared a separate book for purchase, then he can get directly all the informations of the purchase. Okay, the credit purchase even, not only the purchase, the credit purchase of the goods, because the transactions which are credit, only that are recorded in the subsidiary books.
Okay, cash transactions are directly recorded in journal entries, or one more book is there for that also, that is called the cash book. We'll be seeing that in the next chapter. So over here, subsidiary books. Subsidiary books refer to the journals kept for specific transactions of similar nature. As I have told you, same type के अगर होते हैं तो उसके लिए मैंने बना दिया है अलग से subsidiary books. So basically types of subsidiary books. One is cash book. एक होता है सिंपल कैश बुक, एक होता है कॉलमनार, मतलब 2 कॉलमनार कैश बुक, कैश एंड बैंक, कैश एट डिस्काउंट या बैंक एट डिस्काउंट, और एक होता है मेरा पे कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलमनार कैश बुक. रिगार्डिंग कैश ट्रांजेक्शंस, बैंक ट्रांजेक्शंस, वी यूज्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक. Number second is good subsidiary books, which we are going to learn in this particular chapter. That is purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. जो भी क्रेडिट का होता है वो लिखना है, कैश वाला परचेस लिखना नहीं है. और इफ़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के अंदर भी, ओके, अगर आपने आधा अधूरा पेमेंट किया है, ठीक है, हाफ पेमेंट या पार्ट पेमेंट विच वी कैन कॉल इट एज 99% पेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्ट पेमेंट इटसेल्फ. अगर आपने पार्ट पेमेंट किया है तो भी हमको मानना है कि पूरा का पूरा क्रेडिट में ही है, उसको लेके मुझे काम यहाँ पे करना है. जैसे बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ट्रेड डिस्काउंट करना कंपलसरी होता है. कैश की एंट्री हम बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे, ओनली गुड्स की एंट्री पास करेंगे, ओनली गुड्स की. ओके, जिसमें बिजनेसमैन ट्रेडिंग करता है दैट इज कॉल्ड द गुड्स. ओनली गुड्स की एंट्री हम बुक्स में पास यहाँ पे करेंगे और किसी की भी एंट्री बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे. ओके, सब्सिडी बुक्स फॉर बिल्स, तो बिल रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेएबल बुक्स है. ओके, एंड देन लास्ट है जर्नल प्रॉपर. तो बेसिकली ये है मेरे टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. क्या फ़ायदा है इसका सब्सिडरी बुक्स का? एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू द बुक्स मैंने काम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया होता है. डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, अलग अलग पर्सनस रख दिए गए हैं बेस्ड ऑन द स्किल. ओके, तो काम को पहले डिवाइड किया, फिर काम को करने वाले को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया ताकि मेरा काम वन ऑफ द बेस्ट वैसे हो सके. तो इससे बेनिफिट क्या है? ऑडिट वर्क, मतलब चेक करना ईजी हो जाएगा. अकाउंट्स प्रिपरेशन वर्क और भी सिंपल हो जाएगा, टाइम बचेगा. मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमीडिएटली उस बुक हैंडलर के पास चला जाऊंगा. सेल्स के बारे में चाहिए, जिसको मैंने सेल्स बुक दी उसके पास चला जाऊंगा तो मुझे इसके बाद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सेल्स के बारे में, क्रेडिट सेल्स के बारे में. एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन मुझे इमीडिएटली अवेलेबल यहाँ पे होता है. तो सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली यहाँ पे डील यहाँ पे करना है. तो टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स दैट इज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. ये है मेरा टाइप्स ऑफ बुक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So continuing further with this particular chapter of purchase book. Illustration number 1. From following transactions, prepare a purchase book in the books of Harish Kumar. 2015 March 1. Goods of rupees 10,000 purchased from Mahesh on 1 month credit. As you all know, हमें यहाँ पे सिंपल परचेस बुक बनाना है. द कॉलम्स आपने ऑलरेडी देख ही लिए हैं, वापस एक बार देख लेते हैं. स्पेसिमेन फॉर सिंपल परचेस बुक जो दिया है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, किसके पास से आप परचेस करते हो उसका नाम लिखना है सिंपल. इनवर्ड इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर लिखना है. LF पेज नंबर लिखना है अगर दिया है तो, और अमाउंट आपको लिखना है. ओके ना. सो किसके पास से परचेस का नंबर, डेट फर्स्ट पे महेश अकाउंट. महेश के पास से कितने का परचेस किया आपने? 10,000 का परचेस किया. सो डेट 1 महेश अकाउंट, कोई बिल नंबर दिया हुआ नहीं है, आपको 10,000 रुपीज़ यहाँ पर लिखना है. नंबर 2, डेट 2, गुड्स और रुपीज़ 15,000 परचेज फ्रॉम हसमुख बाय 10% ट्रेड डिस्काउंट. इनवॉइस नंबर 15, बिल नंबर दिया है आपको 15 यहाँ पे. ओके, सो हसमुख भाई के पास से परचेस किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पेमेंट तो किया नहीं है, तो लिख देंगे डेट 2 हसमुख भाई अकाउंट, अमाउंट आएगा 13,500 और बिल नंबर इनवर्ड इनवॉइस नंबर मतलब जो बिल मिलता है उस पर लिखेंगे 15. चेक इट. नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज़ 8,000 परचेज फ्रॉम मनीष फॉर कैश. मनीष के पास से मैंने 8,000 का गुड्स परचेज किया है, कैश में लिया है, तो इसकी एंट्री तो पास नहीं करेंगे बिकॉज हम परचेस बुक में ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पास ऑन यहाँ पे करते हैं. जो क्रेडिट में किया होगा उसी की एंट्री आएगी, अदरवाइज दूसरी एंट्री कहीं नहीं आएगी. वो एंट्री पास अदरवाइज नहीं करनी है. क्रेडिट पे भी होना चाहिए प्लस यहाँ पे गुड्स भी होना चाहिए. अदर दैन दिस कंडीशंस को दूसरा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी. तो नीचे हम नोट लिख देंगे डेट 6 के, इट इज़ अ कैश परचेज. सिंपली आप लिख सकते हो इट इज़ अ कैश परचेज. डेट के साथ कैश परचेज विल बी रिकॉर्डिंग कैश बुक. ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जस्ट राइट डाउन इट इज़ अ कैश परचेज. डेट 14, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद नवीन फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. ऑर्डर प्लेस किया है तो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. आप नोट में नीचे लिख दोगे इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स.
Date number 18. Furniture of rupees 6,000 purchased from Sriji Furniture Mart on 1 month credit. मैंने 6,000 का फर्नीचर परचेस किया श्रीजी फर्नीचर मार्ट के पास से. अब मैं यहाँ पे गुड्स लेके बैठा हूँ. ओके, तो इसमें फर्नीचर की तो कोई एंट्री नहीं आएगी. फर्नीचर इज बिकम माई एसेट्स. सो हम नीचे वापस से नोट लिख देंगे डेट 18. इट इज़ अ परचेस ऑफ एसेट्स. Date number 20. Navin supply goods as per order and sent his invoice number 314 after adding railway freight of rupees 1200. नवीन ने यहाँ पे गुड सप्लाई किया है. ओके, 314 का उसने मुझे इन्वॉइस नंबर दिया है. नवीन के पास मैंने ऑर्डर दिया था 10,000 का. 20% वेट डिस्काउंट मतलब 8,000 का हो गया. ओके, उसने मुझे यहाँ पे अब 8,000 की गुड सेंड कर दी. कब सेंड किया उसने? 20 तारीख को. तो नवीन अकाउंट 314 का इन्वॉइस नंबर और 8,000 का गुड्स का अमाउंट. सिर्फ गुड्स का अमाउंट लिखना है. एक्सपेंस जो किया उसके ऊपर वो लिखना नहीं है बिकॉज वो मैंने कैश में पेडअप किया है. आगे, गुड्स आर रुपीज़ 4,000 परचेज एट 25% कैश डिस्काउंट. किसी पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है तो वी विल कंसिडर इट एज अ कैश परचेज. तो लिख देंगे डेट ने 23. इट इज़ अ कैश परचेज. नोट में लिख देंगे हम लोग. डेट नंबर 25. Goods are rupees 16,000 purchased from Babulal at 10% weight discount and paid half of the amount immediately by check. हाफ अमाउंट पे किया है. कंसिडर करना है पूरा का पूरा उधार पे ही है. तो 25 डेट में 25 बाबूलाल अकाउंट 16,000 का 10% दैट इज 1600 माइनस तो 14,400. ओके, 14,400 एज यू कैन सी. नीचे नोट में लिखना है तो लिखेंगे. ओके, कि हाफ अमाउंट इज पेड ऐसा. दैट इज सी. लिखना नहीं है जो भी चलेगा. जिसकी एंट्री आप यहाँ पे बुक में कर देते हो उसके बारे में नीचे नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा. बाकी जिसकी एंट्री आप यहाँ पे नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो विद द रीज़न आपको नीचे नोट में कंपल्सरी दिखाना. दैट ऑल्सो कैरीज द मार्क्स. डेट नंबर 28. गुड्स आर रुपीज 6,000 परचेज फ्रॉम ललित एट 10% वेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. अमाउंट ऑफ बिल इज पेड इमीडिएटली. 6,000 का बिल 6,000 का गुड्स मैंने परचेज किया ललित के पास से 10% वेट डिस्काउंट में. अमाउंट मैंने इमीडिएटली पे कर दिया तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी. नोट में लिख देंगे इट इज ए कैश परचेज. एंड डेट नंबर 30. गुड्स आर रुपीज 3,000 परचेज फ्रॉम राजेश बिल नंबर 101. 101 का बिल नंबर. ठीक है, पेमेंट किया नहीं है तो लिखेंगे परचेज बुक के अंदर डेट में 30. अमाउंट में पार्टी के नाम में राजेश अकाउंट. इनवर्ड इन्वेस्ट नंबर 101 और अमाउंट 3,000. ये करने के बाद टोटल कर लिया हमने. यहाँ पे लिख देना है आपको टोटल या लिखो टोटल क्रेडिट परचेज लिखोगे तो भी चलेगा. 48,900. ओके. Then the next one that is columnar purchase book. ये क्या था? सिंपल था. अब कॉलमनार क्यों बनाते हैं? बेसिकली अगर मैं मोर देन वन गुड्स में अगर डील करता हूँ डील अगर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे करना पड़ता है कॉलमनार परचेस बुक. ठीक है, जो भी चीज़ों में डील करता हूँ दैट बिकम माई गुड्स. जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर और फ्लोर तो यहाँ पे अलग से कॉलम बन जाएगा. डेट तो एज इट इज़, नेम ऑफ सप्लाई एज इट इज़, इनवॉइस नंबर LF. अब अमाउंट के अंदर कॉलम बना दो जिसमें आप डीलिंग करते हो वो, और उसके बाद टोटल अमाउंट. ठीक है, क्वेश्चन में आपको पहले से क्लेरिफाई किया होगा कि आप डीलिंग यहाँ पे कौन से गुड्स में यहाँ पे करते हो. जो इसने फॉर्मेट में दिया जरूरी नहीं कि वही हो, बस जस्ट फॉर एग्जांपल इसने फॉर्मेट में यहाँ पे देके रखा है. इंडिविजुअल गुड्स के ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है. ओके ना. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनार परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ श्रीजी फर्नीचर मार्ट. हम फर्नीचर वाले हैं. श्रीजी फर्नीचर मार्ट डील्स इन परचेज एंड सेल्स ऑफ टेबल, चेयर्स एंड कपबोर्ड. ठीक है, हमारे लिए गुड क्या हो गया? टेबल, चेयर एंड कपबोर्ड. मेरे लिए यहाँ पे गुड्स यहाँ पे हो गया. ओके. सो नंबर 1, April 15. Number 1, purchase from Sri Ram Furniture Mart 10 pieces table at rupees 1,000 per piece, 15 pieces chair at rupees 600 per piece and 5 piece cupboard at rupees 3,000 per piece. क्रेडिट पीरियड 1 month. इनवॉइस नंबर 99. उधार पे है तो मतलब मैं लिखूंगा उसकी एंट्री पास करूंगा. डेट में 1. नेम ऑफ पार्टी में श्री राम फर्नीचर मार्ट अकाउंट. अब टेबल के कॉलम में लिख दूंगा 10 into 1,000 इज 10,000. चेयर में 15 into 600 दैट इज 9,000 एंड कबॉर्ड में 3,000 into 5 दैट इज 15,000. बिल नंबर 99 C. ओके, लिखने के बाद प्लस करके लिख दिया मैंने टोटल कॉलम के अंदर. ओके ना. नेक्स्ट डेट 5. परचेज फ्रॉम श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट 10 pieces टेबल एट रुपीज 1,200 पर पीस, 12 pieces कबॉर्ड एट रुपीज 2,500 पर पीस एट 10% वेट डिस्काउंट. इनवॉइस नंबर 126. हाफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली इन कैश. आधा पे किया, मानना क्या है? पूरा का पूरा उधार पे ये मान के हमें चलना है. सो डेट 5. नेम ऑफ सप्लायर में श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट अकाउंट.
10 pieces table multiplied by 1200 that is 12,000. ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस दैट इज 1200 माइनस, तो 10,800 का टेबल और 12 पीसेस का बोर्ड इंटू 2500 30,000, उस पर 10% माइनस किया 3,000 तो 27,000. टेबल आ गया 10,800 का और चेयर में डेस्क और कबोर्ड में लिख देंगे हम 27,000. इनवॉइस नंबर 126. चेक इट. होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर. नेक्स्ट नंबर 10. A cycle purchase from Shivam cycle stores at rupees 3,500. नो डाउट ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बट ये मेरा गुड्स नहीं है, तो हम नीचे नोट में लिख देंगे इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड. इट इज़ अ परचेस ऑफ एसेट्स और इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, ऐसा लिख देंगे तो भी चलेगा. डेट नंबर 20. परचेस चेयर्स ऑफ 10,000 at 10% पेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम रहीम फर्नीचर एंड अमाउंट इज पेड इमीडिएटली. ओके, पेमेंट मैंने ऑन द स्पॉट यहाँ पे कर दिया है तो इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे बुक्स में नहीं होगी, नीचे लिख देंगे नोट इट इज़ अ कैश परचेज. डेट नंबर 25. An order placed with Sri Ambesh Furniture Trading Company, 20 pieces table at rupees 900 per piece, 5 pieces chair at rupees 700 per piece. ओके, ऑर्डर दिया है तो ये मानेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. नीचे नोट में लिख देंगे डेट 25 इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. डेट 30. परचेज फ्रॉम महेश भाई 5 पीसेस टेबल एट रुपीज़ 1200 पर पीस, मतलब 6,000 रुपये का टेबल लिया. 20 पीसेस चेयर एट रुपीज़ 600 पर पीस, मतलब 12,000 का मैंने चेयर लिए. और 8 का बोर्ड एट रुपीज़ 2,500 पर पीस, मतलब 20,000 का मैंने यहाँ पे कबोर्ड लिया. ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करना हर एक से. बिल नंबर दिया 500. ये लिखना पड़ेगा. ओके. डेट में 30 महेश भाई अकाउंट 1200 इंटू 5 6,000, 10% माइनस 600 माइनस 5 400 का टेबल. उसके बाद 20 चेयर 600 का एक, मतलब 12,000, 10% माइनस मतलब 10,800 का चेयर और 20,000 के कबोर्ड 10% माइनस 2,000 माइनस 18,000 के चेयर कबोर्ड 10 करके लिख दिया मैंने टोटल अमाउंट बाहर. ओके, दैन टोटल इंडिविजुअली मुझे टोटल करना टेबल कितने का, चेयर कितने का, कबोर्ड कितने का, फिर उसको आप प्लस करके लिख दोगे तो टोटल आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों यहाँ पे सेम यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये था मेरा यहाँ पे कॉलमनार परचेस बुक जहाँ पे ट्रेडर मोर देन 1 गुड्स में डीलिंग यहाँ पे करता है. अब नेक्स्ट इज परचेस बुक विथ कॉलम ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस. अब जो खर्ची है वो पे करता है, ठीक है, उसके भी कॉलम मैंने अलग अलग बना दिए हैं. एज यू कैन सी डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको अमाउंट यहाँ पे लिखना है. रेलवे फ्राइट अगर दिया है, एक्सपेंस के नाम जो जो दिए है उसके कॉलम बनेंगे. वेजेस, फिर आपको जीएसटी सीजीएसटी लगाना है, आईजीएसटी लगाना है, वो आपको पता चल जाएगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा या आईजीएसटी आएगा. और फिर सबको प्लस करके आपको लिखना है टोटल अमाउंट के अंदर. ओके ना. लेट्स चेक. भावेश स्टोर्स ऑफ अहमदाबाद इज अ क्लोथ मर्चेंट. प्रिपेयर इज परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस. He maintains separate column to record expenses like GST, railway freight, labor, etc. Prepare purchase book on the basis of total GST rate at 12%. GST is not included for the following transactions. Added applicable amount of GST and prepare purchase book. Okay, तो GST का भी कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा. So number 1, goods purchase of 10,000 at 10% trade discount from Vipul stores of Rajkot, मतलब CGST SGST लगने वाला है. 500 लेबर के, 400 रुपये रेलवे फ्राइट के, डिस्क्लोज इन द बिल नंबर 239. 10,000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 9,000 हो गया. डेट 1 विपुल स्टोर्स, लेट अस सी. डेट 1 विपुल स्टोर्स अकाउंट 239 इज द बिल नंबर. 9,000 का गुड्स, रेलवे फ्राइट आपको देके रखा है 400 रुपये का. हाँ, रेलवे फ्राइट 400 रुपये का, लेबर दिया 500 रुपये, दोनों को प्लस कर दिया. रेलवे फ्राइट एंड इसको दोनों को प्लस कर दिया. प्लस करके जो भी अमाउंट आता है आपको 9,900 का अमाउंट आता है, उस पर आपको करना है 12%. लेट मी ऑल्सो चेक वंस कि 9,900 का 12% मुझे यहाँ पे निकालना है. 9,900 इंटू 12%, 1188 डिवाइडेड बाई 2 करो, 594. यस, आई गॉट द आंसर. 594 डिवाइडेड बाई 2, आधा सेंट्रल के पास जाता है, आधा स्टेट के पास जाता है. इन सब अमाउंट को प्लस कर दिया तो आई गॉट 11,088 रुपीज़. ओके. डेट नंबर 7, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 15,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम गोपी ऑफ भावनगर
इंक्लूसिव ऑफ वेजेस 300 एंड रेलवे फ्राइट 400, टोटल अमाउंट इज पेड इन कैश इमीडिएटली। पेमेंट हो चुका है तो इसकी एंट्री नहीं आएगी, नीचे नोट में लिख देंगे डेट 7, इट इज़ अ कैश परचेज। 23rd, गुड्स परचेज एट ₹10,000 at 10% वेट डिस्काउंट फ्रॉम धवल ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र के पास, मतलब IGST एप्लीकेबल होगा अगर वो क्रेडिट पे होता है तो। हाँ, इनवॉइस नंबर 971 इज रिसीव्ड इंक्लूसिव ऑफ लेबर ₹250 एंड रेलवे फ्राइट ₹350, हाफ अमाउंट इज पेड टू धवल इमीडिएटली। परचेस किया मैंने यहाँ पे धवल के पास से, तो डेट में 23, धवल अकाउंट, बिल नंबर 971, गुड्स में 18,000, लेबर में 250, रेलवे फ्राइट में 350, प्लस कर दिया, प्लस है कि आपको 12% निकाल लेना है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2232। वो लिखना है आपको IGST के अंदर। IGST में इसलिए लिखना है बिकॉज वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, दैट्स व्हाई। हाफ अमाउंट पे किया है वो तो मुझे आपको ऑलरेडी पता है ये रूल्स। आधा अधूरा पेमेंट अगर होता है तो मानना ऐसा है कि पूरा का पूरा क्रेडिट में ही है, ओके ना। डेट नंबर 25, a machine of ₹12,000 is purchased on credit on 1 month. Labor charges of transportation of ₹1,000 is paid in cash. ओके, तो मैंने यहाँ पे एसेट्स परचेस किया है। अगर एसेट्स परचेस किया तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे पास ऑन यहाँ पे नहीं करते हैं, तो नीचे नोट में लिख देना है इट इज़ अ परचेस ऑफ एसेट्स। डेट 29, गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹8,000 at 10% वेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम पूनम ऑफ पोरबंदर, रिसीव्ड इनवॉइस नंबर 193 वह ₹200 डिस्क्लोज रेलवे फ्राइट। अब इसकी एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी। पूनम, डेट 29, पूनम अकाउंट, 8,000 का 10% माइनस क्या 7,200, 200 रुपये का रेलवे फ्राइट, मतलब हो गया 7,400। उस पर 12% निकाल देना है, आधा CGST आधा SGST में लगा दो, प्लस के टोटल अमाउंट बन गया मेरा पे 8288। इंडिविजुअली मुझे कॉलम को प्लस की टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पे नीचे लिखना है, फिर लास्ट कॉलम है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दोनों आपके प्लस यहाँ पे सेम यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।